गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो एक बार कमेंट करके बता देंगे कि क्या आपकी क्लास शुरू हुई है। हाँ, एक सेकंड रुकना यार। कमेंट। 1 सेकेंड। ओके। बादल, मणिभूषण, भानु। एक बच्चा कह रहा है कि जी केमिस्ट्री क्लास कब शुरू होगी। बेटा केमिस्ट्री ना काजल मैम पढ़ाएंगे आपको। तो मैम बताएंगे कब पढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ बायो की क्लास जब हो जाएंगी उनकी तो तब केमिस्ट्री पढ़ाएं, है ना। तो अभी तो उनकी बायो क्लास चली रही है मैम की। और मैम की भी आज 6th क्लास होगी, मेरे भी 5-6 क्लास हो गई हैं, है ना। तो मैडम से पूछना है बात ये। और आपको बता ही रखा है इंट्रोडक्शन में कि मैडम ने कि बायो और केमिस्ट्री मैम ही पढ़ाएंगे, तो आपको वहीं पूछना चाहिए और वो हो जाएगी। पहले बायो पढ़ लो, एक साथ ही सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे, है ना। कह रहे सर स्टार्टिंग में क्लास एकदम नहीं चलती है। हो सकता है कई बार लाइव क्लास में 15-20 सेकंड का समय लग जाता है। तो बिट्टू वेरी गुड मॉर्निंग। बादल, मोहित, भानु, कुछ बच्चों के हम नाम पढ़ देते हैं ताकि बच्चे बिल्कुल मधुकर, सूरज, आशीष, मणिभूषण, सृष्टि, आलोक, आशु, सभी को नमस्कार। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो आपको कल पढ़ाया था उससे जुड़ा हुआ एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पढ़ो और 4-5 सेकंड का समय लेकर ध्यान से क्वेश्चन करना है। करना बेटा ये। इसने कहा है कि द एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल को किस इकाई द्वारा दर्शाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे और उसके आगे ABCD लिखेंगे। सब बच्चे करेंगे ट्राई। करो नितेश, जया, सूरज, अनिल, ललित, सब करो बेटा ये। सबको दिख रहा है क्वेश्चन ये। बसंता का एक आंसर आया हमारे पास में सबसे पहले, गलत है, जो कि शुरुआत की खराब हो गई भाई आज तो, है बोनी खराब हो गई। बोनी समझते हो तुम? दिन का सबसे पहले जो हमने, देखो बोनी फिर खराब हो गई। जय ने भी गलत कर दिया। बीबी नायडू ने सही किया है। साजू क्वेश्चन कर रहा बेटा, ठीक है। सूरज, बिट्टू, इनका भी गलत है। पूरी क्लास में अभी तक एक बच्चे का सही है। मणिभूषण का भी गलत, मधुकर का भी गलत। दोबारा पढ़ो, जितने बच्चों का मैं नाम गलत बोल रहा हूँ ना, दोबारा पढ़ेंगे। बेटा इसने कहा है कि एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ। तो मुझे एक चीज बताओ, कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास में स्पीड और टाइम का ग्राफ हो, तो रुकेश बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो बेटा स्पीड और टाइम का अगर ग्राफ आपके पास है, तो स्पीड टाइम के ग्राफ के अंदर का एरिया बेटा आपको क्या देता है? एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया तो बेटा आपको डिस्टेंस, दूरी देता है। डिस्टेंस, दूरी। और दूरी किस में नापते हैं? मीटर में। ए ऑप्शन सही है इसका। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बी पे टिक लगा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो जैसे ही देख रहे हैं एरिया, कह रहे भाई साहब एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है। बेटा एरिया मीटर स्क्वायर में पता कब होता है? अगर आपकी लंबाई भी आप मीटर में नाप रहे हो, चौड़ाई भी मीटर में नाप रहे हो, तो एरिया आपका आएगा मीटर स्क्वायर में। लेकिन बेटा स्पीड टाइम का जो ग्राफ है ना, स्पीड टाइम के ग्राफ में आपका, आप चौड़ाई नाप रहे हैं स्पीड मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, और ये नाप रहे हैं बेटा टाइम को नाप रहे हैं सेकंड में। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, मीटर पर सेकंड की सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली मीटर ही बचता है। तो आप एक बात समझो ना, आप सबसे पहले समझो कि उसने पूछा क्या। उसने पूछा हमारे से कि एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ। तो हम सभी को पता है कि स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है, उसके अंदर का जो क्षेत्रफल है, उसके अंदर का जो एरिया है, वो तो हमें डिस्टेंस देता है। और डिस्टेंस की यूनिट यूज की जाती है मीटर। तो स्पीड टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल हमें दूरी देता है, दूरी को मीटर में नापा जाता है। इसलिए बेटा इसका ऑप्शन ए बनेगा। तो समझ रहे हो, कई बार हम क्लास में जैसे ये, अगर मैंने केवल इतना पढ़ाया होता आपको
कि स्पीड टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल डिस्टेंस दूरी देता है, एक दो न्यूमेरिकल भी कर लिए। लेकिन कई बार टीचर क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा चेंज करता है, तो जो बच्चे चीजों को ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो कंपटीशन में और क्लास में पढ़ने में बस ये डिफरेंस रह जाता है। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है कल की क्लास से जुड़ा हुआ, ये करना, ये भी पेपर में आया था किसी में। ये बेटा हमारे पास में स्पीड और टाइम का हमारे पास में ग्राफ है। यहां लिखा है स्पीड चाल, यहां पे लिखा है टाइम समय, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई। स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है। ये बेटा यहाँ पे 0 सेकेंड, ये है 10 सेकेंड, यहाँ पे लिखा है 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसने हमारे से पूछा है कि एक ग्राफ दे रखा है स्पीड और टाइम का ग्राफ, और पूछ रहा है कि पार्टिकल ने 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो आपको बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकंड। बेटा एक कण है, एक पार्टिकल है, उसका स्पीड और टाइम का ग्राफ आपको दे रखा है। आपको बताना है कि इसके द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 130 मीटर, 65 मीटर, 130 मीटर है, 130 मीटर, 65 मीटर, ये बेटा आपका 64 मीटर, डी है 52 मीटर। एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि आपको बताना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में चलेगी दूरी। मोहम्मद बसंता, दोनों दोबारा करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रदीप, मणिभूषण, सब ट्राई करेंगे। अनिल का फिर से सही आंसर आया हमारे पास में। देखो बेटा, एक बात आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है, तो मैंने कहा था कि स्पीड और टाइम का ग्राफ अगर आपके पास में हो तो उसके अंदर का एरिया निकाल लो। तो यहां पे देखना कि बेटा हमारे पास में ये दे रखा है, तो 10 सेकंड में चलेगी दूरी बतानी है, तो 0 सेकंड ही है, 10 सेकंड ही है। और हमारे पास बेटा ग्राफ दे रखा है ये, तो बेटा इस ग्राफ के अगर आप अंदर का एरिया निकालोगे तो एरिया तो ये आएगा ना, ये एरिया आएगा, ये एरिया, ये। तो मुझे एक चीज बताओ, जब बेटा आप इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालोगे तो भाई ये एरिया किस चीज का है? बेटा ये एरिया जो है ये किसी रेक्टेंगल, आयत नहीं है, ये ना ये स्क्वायर है, ये बेटा ट्रायंगल, त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के अंदर का एरिया निकालना आपको। जय का भी ठीक है, तो आपको निकालना बेटा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो बेटा जो कर्व आपको दिख रही है इसके अंदर का जो एरिया दिख रहा है वो तो बेटा किसका एरिया दिख रहा है? त्रिभुज का। और त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बेटा बेस आधार कितना है इसका? 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक, तो बेटा बेस है इसका 10 सेकंड का। और हाइट कितनी है बेटा इसकी, यहां से लेकर यहां तक की, तो हाइट कितनी है आपको दिख रही है 13 मीटर पर सेकंड। सोल्व करेंगे इसे हम, 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, तो बेटा 65 मीटर आएगा, 65। तो 20 का करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे सीधे क्या कर दे रहे हैं कि ये लंबाई कितनी है 10 सेकंड की, और ये जो बेटा ऊंचाई है वो कितनी है 13। आप सबसे पहले देखो कि जब आपको स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा हो, उसके अंदर जो कर्व है, उस कर्व ने जो एरिया बेटा उसके अंदर बन रहा है वो किसका एरिया? वो त्रिभुज का एरिया है, वो स्क्वायर का एरिया है, या वो किसी रेक्टेंगल का एरिया है? तो आपने देखना एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो मुझे इस ग्राफ में जो कर्व दे रखी है उस कर्व के अंदर का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस 0 से लेकर 10 सेकंड तक का 10 है, और हाइट कितनी बेटा इसकी 13। तो ये 10 को हमने 2 से कट कर 5 आया, तो 13 पंजे 65 आ जाएगा। और स्पीड और टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल हमें दूरी तो देता है, तो अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ हो उसके अंदर का क्षेत्रफल निकालो, उससे आपको दूरी मिलेगी, और दूरी किस में नापते हैं, मीटर में। तो इसलिए इसका आंसर ये बना। बादल का भी गलत था, ये आकाश बता रहा 75, तो ऑप्शन में भी नहीं था, है ना। और ओके इसका सही था ये। सुधा टाइम से आया करो क्लास में। एक क्वेश्चन बेटा ये करना। इसने कहा कि कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ्स विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट मोशन एट कांस्टेंट स्पीड। इनमें से कौन सा ग्राफ आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो टी का मतलब है टाइम, समय है, और वी का मतलब है स्पीड, और एक्स का मतलब है यहाँ पे चली गई दूरी, डिस्टेंस, है ना, या पोजीशन। मान लो एक्स को पोजीशन, वी का है स्पीड चाल, और टी है टाइम। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करेंगे बेटा, लेट नहीं होना है। आज तो ऐसे भी क्लास 11:15 से कराया मैंने ये, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास मेरी 11 बजे तक होती है, तो फिर मेरे आराम से पीडीएफ सेट करने में टाइम लगता है। उसका टाइम हमने 11:15 करा लिया इसलिए। करो सभी ये। अनिल का एक आंसर हमारे पास में आया है, गलत हो गया ये भी। बिट्टू का भी गलत लग रहा मुझे। मुकेश, अनिल, दोबारा करो बेटा ध्यान से। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों गलत है। बसंत, जय, अरुण, कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बीबी नायडू के। आप सबसे पहले देखो इसने कहा कि कांस्टेंट स्पीड बताना है। आप सबसे पहले बेटा आपको मैंने बताया था कि समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ग्राफ को उस पर आप 2 पॉइंट ले लो। जैसे मैंने इस वाले पे 2 पॉइंट ले लिए, तो पहले मैंने आपसे कहा था कि पहले वाला जो पॉइंट है उसे एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे एक्स एक्सिस पे, एक डालेंगे वाई पे, फिर दूसरे से एक लाइन डालेंगे एक्स पे, एक डालेंगे वाई पे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि बेटा एक्स एक्स पे लिखा है टाइम, तो टाइम तो चेंज हो रहा है, 1 से 2 बज गए, टाइम चेंज हो रहा है। और वाई पे लिखा है स्पीड, स्पीड भी चेंज हो रही है ना। 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यानी 1 बजे अगर स्पीड आपकी 50 किलोमीटर पर घंटा थी, तो 2 बजे स्पीड आपकी बदल गई। तो बेटा यहाँ तो आपकी स्पीड चेंज हो रही है, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ नहीं है। यानी जिस ऑप्शन में 2 लिखा है वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। भाई उसने कहा कि स्पीड होनी चाहिए कांस्टेंट, नियत चाल का मतलब है कि स्पीड वेरी नहीं करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ग्राफ 2 स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम, तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा अब आते हैं बेटा फोर्थ पे। इस पर आप देखो, ये 2 पॉइंट लो आप इस पे। तो पहले पॉइंट से एक लाइन डालो एक्स एक्सिस पे, एक डालो वाई पे, एक डाली परपेंडिकुलर एक्स पे, एक डाली वाई पे। तो हमने क्या देखा कि बेटा टाइम तो चेंज हो रहा है, 1 से 2 बज गए, लेकिन यहाँ तो एक ही पॉइंट है, स्पीड नहीं बदल रही। तो 1 बजे स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर घंटा थी, तो 2 बजे भी 50 ही है। तो यानी कि ये जो ग्राफ है कांस्टेंट स्पीड का है, यानी फोर्थ तो हमारे आंसर में होना ही होना चाहिए। तो एक तो बेटा फोर्थ यहाँ पे लिखा है, और एक फोर्थ यहाँ लिखा है। अच्छा सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 लिख दिया, तो 2 तो आंसर नहीं है। अब जो खाली 4 है कि अब ए को भी देख लो, 1 को भी चेक करो। अगर आप 1 को बेटा बड़े ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखो, इस पर आप 2 पॉइंट ले लो। तो पहले एक लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे। तो आपने एक चीज देखी, भाई टाइम बदल रहा है, पोजीशन भी बदल रही है। आप 1 बजे अपने घर पे थे, 2 बजे स्कूल में पहुंच गए, तो टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है। यानी ग्राफ किसका है, मोशन का, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ अगर बेटा मोशन का हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ मोशन का है और स्ट्रेट लाइन है, तो हमने क्या बताया था, यूनिफॉर्म मोशन होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा। तो बेटा समय के साथ पोजीशन बदले, यानी कि वस्तु चल रही है, बस समय बदल रहा है, आप भी चल रहे हैं, समय के साथ पोजीशन बदल रही है, यानी कि वस्तु मोशन में है। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन यानी कि कांस्टेंट, तो यानी कि ये भी कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, ये भी कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। तो आंसर होगा हमारा 1 और 4। ये बच्चा कह रहा डेफिनेशन लिखा दिया करो,
भाई जिसकी जरूरत होगी उसको लिखाएंगे डेफिनेशन, ऐसे कोई डेफिनेशन है ही नहीं जो हमने ना लिखवाई हो। तो इसका आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका आंसर केवल ए दे रहे हैं, क्योंकि ए ऑप्शन ना, वो ए वाला जो है वो तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि भाई टाइम चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं बदल रही। तो 1 बजे भी आपकी स्पीड वही थी, 2 बजे भी, तो ये तो समझना बहुत आसान है कि भाई स्पीड कांस्टेंट है। पर ये भी तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि अगर समय के साथ पोजीशन बदले यानी कि आप मोशन में हैं, एक्स का मतलब मैंने पोजीशन बताया शुरू में ही कि एक्स का मतलब है पोजीशन, तो समय के साथ में पोजीशन बदल रही है, तो समय बदला, स्थिति बदल रही है, तो मोशन में है, और स्ट्रेट लाइन है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, यानी फर्स्ट और फोर्थ दोनों वाले ठीक थे हमारे। एक क्वेश्चन ये करो, ये करेंगे। देखा, टाइम से आया करो। और रोहित हर क्लास क्या करो भाई, और हाथ में पेन रखा करो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी बातें बता रखी हैं पहले ही, सबसे पहली क्लास में सबसे पहला ग्राफ बता रखा है। चलती हुई क्लास में मुंह उठा के आओगे तो नहीं आएगा कुछ समझ में, और उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है कि जब मन करा क्लास में चले आए। एक बच्चा कह रहा सर फर्स्ट ग्राफ और सेकंड सेम है ना। बेटा कहाँ है फर्स्ट और सेकंड सेम, कहाँ है? सेकंड में यहाँ पे v लिखा है, स्पीड लिखी है, तो सेकंड ग्राफ कह रहा है कि समय बदल रहा है तो स्पीड भी बदल रही है। भाई ग्राफ ये मत देखो कि ये दोनों सेम है, यहां देखो ना क्या लिखा है, तो समय के साथ में स्पीड बदल रही है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो हमें तो कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ ढूंढना है, तो सेकंड तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि समय बदल रहा है, पोजीशन बदल रही है, स्थिति बदल रही है। 1 बजे घर पे है, 2 बजे स्कूल में है, तो समय के साथ पोजीशन बदलना यानी कि आप मोशन में है, गति में है, और ग्राफ अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। भाई देखो ये दोनों ग्राफ जो हैं आपको यहां तक तो सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं टाइम, यहां लिख दिया मैंने समय, और यहां लिख दिया बेटा मैंने स्पीड, यहां लिख दिया मैंने समय, और यहां लिख दिया मैंने पोजीशन, तो दोनों के मतलब बदल जाएंगे दोनों के। भाई यहाँ स्पीड और टाइम का ग्राफ है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, तो ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है स्पीड बदल रही है, तो यानी कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन ये हमें क्या बता रहा है कि समय के साथ में पोजीशन बदल रही है यानी कि आप गति में है, और ग्राफ है स्ट्रेट लाइन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है, और एक समान गति को हमने क्या कहा था, कांस्टेंट स्पीड, नियत चाल है, तो ये वाला हमारा ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ये वाला ग्राफ में, अगर ये वाला ग्राफ में मैं ऐसे बना दूं पोजीशन और टाइम, और इसे ऐसे बना दूं, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, 2 पॉइंट ले लो, एक एक्स पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे, तो टाइम तो बदल रहा, पोजीशन बदल नहीं रही है, तो ये वाला ग्राफ आपका रेस्ट का हो जाएगा। जबकि ये वाला ग्राफ क्या है, समय बदल रहा है, स्पीड नहीं बदल रही है, कांस्टेंट स्पीड का है, तो यहाँ पे आप एक ही स्पीड से भाग रहे हैं और यहाँ पे तो आप रुके हुए हैं। तो ये मत सोचना कि ग्राफ सेम है, यहां पर क्या लिखा है उससे सारा गेम बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ, इनमें से बेटा एक भी ऐसा ग्राफ नहीं है जो हमने पहले डिस्कस ना कर रखा हो। दिक्कत क्या है कि आप लोग ना पेन चलाते नहीं हो, आप लोग नोट्स नहीं बनाते खुद से, आप मोबाइल चला के केवल सुनते हो वीडियो को, मोबाइल चलाया सुन ली वीडियो, कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने से, जीरो। अब अगले पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन करना, ये करो। प्रजापति आ गया समझ में बेटा ये, और जय तुम दोनों को जो दिक्कत थी तुम दोनों को, नोट्स कैसे बनाए, हाथ में पेन रखा करो और एक रफ कॉपी, जो जो टीचर बोलता रहे उसे लिखते रहा करो, क्वेश्चन को छोड़कर। ये क्वेश्चन पीएनजी से देख लिया करो बाद में, ठीक है, लेकिन जो भी आपको लिखवाया जाए पीडीएफ के अलावा वो सब कुछ लिखना है अपने हाथ से, रनिंग हैंड में, कोई बहुत सुंदर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, रंजे का एक आंसर मेरे पास में आ गया। इसने कहा कि 2 कार्स ए एंड बी रेस ईच अदर, 2 कारें ए और बी एक दूसरे से रेस लगाती है, बहुत बढ़िया, रेस लगाओ जी। कार ए रन फॉर 2 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर,
कार ए है बेटा 2 मिनट चलती है 7.5 की स्पीड से, फिर रेस्ट करती है 56 मिनट, और अगेन कार 2 मिनट चलती है 7.5 की स्पीड से। कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ कार की क्या होगी। तो बेटा पहले कार 2 मिनट चली, फिर 56 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 2 मिनट चली। अब यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज स्पीड बतानी है क्या होगी। तो बेटा आप सभी को मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल टाइम आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पहले गाड़ी 2 मिनट चली, फिर 56 मिनट का रेस्ट लिया, 56 तो 58 मिनट, फिर 2 मिनट चले यानी कि 60 मिनट, टोटल हो गया 60 मिनट। स्पीड किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है, यानी 60 मिनट का लोगे बेटा 1 घंटा, यानी कुल मिला के आपने गाड़ी चलाई 1 घंटे। अब आपको बेटा डिस्टेंस निकालनी है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो कार ए है ये 2 मिनट चल रही है कितनी स्पीड से, 7.5 की स्पीड से। तो डिस्टेंस तो हमें पता ही है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी है बेटा 7.5, और 2 मिनट चली है, तो 7.5 की स्पीड से 7.5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चली 2 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ये तो समझ रहे होंगे आप। भाई एक चीज बताओ, ये जो टाइम दे रखा है मिनट में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर घंटे में, तो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम दे रखा मिनट में, तो उसका भी घंटा ही बनाना पड़ेगा। फिर इसने 56 मिनट रेस्ट किया तो कोई दूरी नहीं चली, फिर ये चल रही है 7.5 की स्पीड से 2 मिनट, तो मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब हिसाब से आप सोल्व कर लो। तो ये बेटा आप देखो 7.5 इंटू 2/60, ये बात 2 बार लिखी हुई है। 7.5 2/60, 7.5 2/60, तो 2 बार लिखी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब सोल्व कर लो। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ गई। आई बात समझ में, हाँ कि ना? कितने बजे समझ पाए इस बात को? हम्म, अब देखो ये भी हो गया। तो अब देखो हमने एक बार अगर हम सारी बातें दोबारा समझें, 3-4 मिनट का एक समय ले लेते हैं। देखो जब तक चीजें बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना आए, क्लियरिटी ना आए, तो कोई फायदा नहीं है। एक बात हमने पढ़ी कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है तो कितना तेज चल रहा है ना, वो कितना तेजी से भाग रहा है वो हमें पता कैसे चलेगा? आप उसकी स्पीड चेक कर लो। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर घंटा, और एक की मैं एवरेज स्पीड आपको बता दूं वो है 60 किलोमीटर पर घंटा। तो इससे आपको तुरंत 1 सेकंड में आइडिया हो गया कि भाई जो पहले वाला है ये तेज भाग रहा है, ये हर घंटे 100 किलोमीटर दूर भाग जाता है, ये हर घंटे केवल 60 किलोमीटर दूरी जा पा रहा है। मान लो हमारे मामा घर 120 किलोमीटर दूर है, तो 120 किलोमीटर में से 2 घंटे लग जाएंगे, और इसे 1 घंटे से थोड़ा सा फालतू टाइम लगेगा। तो स्पीड हमें बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई वस्तु कितना तेज भाग रही है हमें उसकी स्पीड से पता चलता है, कि उसकी स्पीड देख लो, उससे बात बन जाएगी। फिर मैंने कहा कि जो स्पीड है वो डेली लाइफ में हम किलोमीटर पर घंटे में नापते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम घंटों में ज्यादा लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, 2 घंटे चला रहे हैं गाड़ी, 4 घंटे चला रहे हैं, 5 घंटे चला रहे हैं। लेकिन जो इसकी ऐसा यूनिट है, तो हमने क्या पढ़ा था कि स्पीड जो होती है, चाल जो होती है, स्पीड
इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या है बेटा, वो है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो अगर पेपर में इसकी एसआई यूनिट पूछेगा तो मीटर पर सेकंड है, पर डे लाइफ में जनरली हम किलोमीटर पर घंटे का यूज करते हैं। अगर आपको किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो उसका मैंने तरीका बताया था। मान लो कि एक गाड़ी की स्पीड है 54 किलोमीटर पर घंटा, तो इसकी एवरेज अगर आपको स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 छत्तीस 18 54, तो कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना भी आपको सिखाया गया था, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मान लो कई बार ऐसा हो कि आप जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आपको बेटा कहीं पर लिख रखा उसने स्पीड दे रखी किलोमीटर पर घंटे में और टाइम दे रखा आपको उसने मिनट या सेकंड में, तो ये नहीं कर सकते कि एक जगह घंटा हो एक जगह मिनट हो, तो आपको सेम यूज करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए ऑप्शन देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिख रहा था कि जो उसने स्पीड पूछी हो किलोमीटर पर घंटे में पूछी है, यानी हम क्या करेंगे, अगर मुझे मिनट दे रखा है तो उस मिनट को इसलिए मैंने घंटे में बदल लिया 60 से डिवाइड करके। ये नहीं है कि आप न्यूमेरिकल करने बैठो तो यहाँ पे 7.5 किलोमीटर पर घंटा है और ये 2 मिनट है, तो एक जगह घंटा एक जगह मिनट, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने एक चीज आपको बताई कि जो आपकी एवरेज स्पीड है वो केवल आपको ये बता रही है कि आप ऑन एन एवरेज हर घंटे 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी स्पीड हर समय ही 100 है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपका मन करे अपनी स्पीड पता करने का तो आपको गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखना पड़ेगा। तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर उस समय उसकी सुई जहां पर होगी वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, क्षणिक चाल देता है, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होती है जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पर्टिकुलर क्षण पर है। एवरेज स्पीड होती है पूरी यात्रा की। तो एवरेज स्पीड को तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी को टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग कर दो तो आपके पास में एवरेज स्पीड आ जाएगी। कुल दूरी को कुल समय से भाग कर देंगे। और मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड तो आप एक बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि गाड़ी के स्पीडोमीटर में देख लो, अगर गाड़ी की सुई 80 पे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड 80 है, 70 पे तो 70 पे। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों एक ही होंगी अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से भाग रही हो। तो अगर आपकी गाड़ी लगातार 60 की स्पीड से भाग रही है तो लगातार ही 60 से भाग रही है, ना स्पीड 60 से कम हुई ना 60 से ज्यादा, तो एवरेज स्पीड भी 60 ही आएगी। जब लगातार गाड़ी 60 से भाग रही है, किसी भी टाइम आप गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखोगे स्पीड 60 ही दिखेगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों एक ही चीज है अगर गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से भाग रही हो। फिर इसके हमने कुछ ग्राफ बनाए। फिर हमने क्या देखा कि मेरे पास स्पीड और टाइम का ग्राफ है, उसके अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें दूरी मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी, जिसे मीटर में नापते हैं। अगर मेरे पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो उसका स्लोप देख लो। तो जो कर्व ज्यादा एंगल पर होगी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इस तरह की बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी है, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन था, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक तो हमारे पास होता शॉर्ट ट्रिक। अगर टाइम सेम दे रखा हो कि आप पहले भी 2 घंटे चले फिर 2 घंटे चले, अगर आपको बेटा टाइम दे रखा हो सेम, तो हम क्या करते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अगर डिस्टेंस सेम दे रखी हो तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, अगर डिस्टेंस सेम दे रखी हो। बेटा देखो यहाँ पर ना तो आपको टाइम दे रखा सेम ना डिस्टेंस सेम दे रखी है। भाई टाइम सेम कहा, पहले गाड़ी 2 मिनट चलाई फिर 56 मिनट और फिर 2 मिनट, तो टाइम तो सेम नहीं है, ना डिस्टेंस सेम दे रखी है। तो फिर हमें बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो इनमें से एक चीज तो आपको समय तो दिख रहा है 2 56 8 58 और 2 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, तो टाइम तो साफ साफ दिख गया। अब मुझे निकालनी है दूरी। तो दूरी कैसे निकलती है, स्पीड इंटू टाइम से। तो पहले स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर घंटे की, 2 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिया। फिर 56 मिनट रेस्ट किया तो उसमें तो कोई दूरी चलोगी ही नहीं, आप रेस्ट का मतलब है कि स्पीड 0। फिर आप फिर से 7.5 किलोमीटर पर घंटा चले 2 मिनट, तो मिनट का घंटा बनाने के लिए फिर 60 से भाग कर दिया। अब इसे आपने सोल्व किया तो 0.5 आ गया आपका। बिट्टू अनिल अब आया भाई, समझ में आ गया या अब भी नहीं आया? अब भी नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। अब मत बोलना कि नहीं आया सर, ऐसे बोल दो कि आ गया। अरे पेन रखा करो हाथ में, रफ कॉपी लिखा करो, साथ साथ देखा करो क्या है चल रहा है। ये नहीं कि खाट पे लेट के टांग पे टांग रख के बस सुन रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं आएगा समझ में, ठीक है। चलो अब बेटा हम आगे चलते हैं। अब एक शब्द हम पढ़ेंगे क्लास में, वेलोसिटी, वेग। अच्छा, जनरली नॉर्मली कई बार बच्चे करते क्या है, वो 9 10th में साइंस पढ़ चुके होते हैं, कुछ धुरंधर तो 11th 12th में भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उन्हें तब भी स्पीड और वेलोसिटी के बीच का अंतर डिफरेंस भी नहीं पता होता।
वो मान के चलते हैं कि स्पीड बोलना, वेलोसिटी, वेग बोलना एक ही बात है। हाँ, डेली लाइफ में कई बार आपका काम चल जाता है, लेकिन जब आप साइंस पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी अगर आपको सोल्व करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता होना और उसकी वेलोसिटी पता होने में काफी बड़ा अंतर है। तो ध्यान समझना। देखो बेटा, अगर आपको मैं ये कह दूं कि एक बच्चा है, इसका लास्ट में नाम देखते हैं, इसका नाम है अनिल। तो मैं कह दूं कि भाई जो अनिल है, ये बाइक चला रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो अनिल बाइक चला रहा है, उसकी जो रफ्तार है, लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, रफ्तार वह 90 किलोमीटर पर घंटा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अनिल जिस बाइक पे बैठा है वो बाइक हर घंटे 90 किलोमीटर दूर जा रही है, 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। तो बेटा जब मैं आपको बोल रहा हूं कि अनिल की रफ्तार 90 किलोमीटर पर आ रहा है, ये आपको अनिल की स्पीड पता चल गई, उसकी चाल, कि अनिल कितना तेज भाग रहा है हर घंटे 90 90 किलोमीटर दूर। तो आपके दिमाग में एक फोटो बन रहा होगा, जहां पे भी आपका शहर होगा, जहां पे आप रहते होंगे, यार 90 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, यानी 1 घंटे के बाद उस शहर में पहुंच गया होगा, 2 घंटे के बाद वहां पहुंच गया होगा, 3 के बाद वहां। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमारी क्लास में एक बच्चा है बिट्टू, और ये बाइक चला रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का मतलब ये है कि दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रहा है ये। तो अब देखो मुझे यहाँ पे भी रफ्तार पता चल रही है बिट्टू की, कि बिट्टू हर घंटे 90 किलोमीटर दूर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे बिट्टू की डायरेक्शन भी पता है कि बिट्टू 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आ रहा है दिल्ली से मेरठ की तरफ को। तो मुझे यहाँ पे दो बातें पता है कि बिट्टू हर घंटे 90 किलोमीटर जा रहा है, और मुझे पता है कि दिल्ली से मेरठ की तरफ को जा रहा है, यानी कि बिट्टू जो है 1 घंटे के बाद मेरठ तो पार कर चुका ही होगा, क्योंकि दिल्ली से मेरठ लगभग लगभग 60 किलोमीटर है। यानी कि जो बिट्टू है ये लगभग लगभग खतौली के आसपास पहुंच गया होगा। अगर मुझे पता चल गया कि 2 घंटे हो गए बिट्टू को बाइक चलाते हुए, तो मैं यहाँ बता दूंगा कि बिट्टू को भाई 2 घंटे हो गए, यानी कि बिट्टू जो है ये रुड़की के आसपास पहुंच गया होगा। तो यहाँ पे मुझे अगर मुझे केवल लेकिन इस वाले केस में मुझे कुछ नहीं पता, बस ये पता कि अनिल 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहा है, कहाँ चला रहा है, कहाँ पहुंचेगा, ये नहीं पता। तो अगर आपको बेटा किसी वस्तु की स्पीड के साथ साथ में उसके डायरेक्शन भी पता चल जाए, तो यानी कि अब आपको उसकी वेलोसिटी, उसका वेग पता है। तो जब किसी वस्तु की हमें स्पीड, चाल पता होती है, तो हमें केवल इतनी जानकारी है कि वस्तु कितना तेज भाग रही है, जब हमें उसकी स्पीड पता है। लेकिन जब हमें उसकी वेलोसिटी पता है, तो हमें पता है कि वो कितना तेज भाग रही है, तो पता ही है, पर साथ में किस दिशा में भाग रही है ये भी पता है। यानी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। किसी वस्तु की वेलोसिटी पता होने का मतलब यह है कि आपको उसकी स्पीड भी पता है और उसकी डायरेक्शन भी। तो बेटा किसी वस्तु का जो वेग है वो होता है उसकी चाल के साथ में उसकी दिशा का भी पता होना। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बने, एक हुआ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए, एक स्पीड पता होना, एक उसकी डायरेक्शन पता होना। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई ए है, और ये जो ए है ये बाइक चला रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और आपसे बोल दूं कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाइक चला रहा है, ये चला रहा है दिल्ली से पानीपत की तरफ। तो मुझे इसकी वेलोसिटी पता है कि भाई इसकी जो गाड़ी है वो हर सेकंड 20 मीटर दूर जा रही है और दिल्ली से पानीपत की तरफ को जा रही है। तो अगर किसी वस्तु का वेग पता है तो आपको उसकी स्पीड तो पता ही है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी पता है। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसे थोड़ा सा ध्यान से बताएंगे, सोच कर सभी। क्वेश्चन बेटा मेरा आपसे ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, एक वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, मान लो कि 60 किलोमीटर पर घंटा, अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, उसकी चाल नियत है, उसकी स्पीड नहीं बदल रही, अगर स्पीड कांस्टेंट है उस वस्तु की, तो क्या उसकी वेलोसिटी, उसका वेग भी कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। अगर वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं, ये बताओ। गौरव करो बेटा ये। अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं। सोचना है पूरा।
थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर एक वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, उसकी चाल नियत है, तो उसका वेग नियत होगा या नहीं होगा? बसंत, अनुज, अनिल, जय, प्रजापति, नितेश, रंजित, सबका लाइन से गलत। हर क्वेश्चन की बोनी खराब कर रहे हो तुम लोग आज। है आज का तो वही लग रहा है, दिन ठीक नहीं है तुम्हारा या मेरा, किसी एक का तो खराब है ही है। बहुत अच्छा लिखा अनसु ने पूरी क्लास में, 36 वगैरह सबका गलत है ये। मधुकर, बादल, ये बच्चे कह रहा सर आपको मैन ऑफ द मैच का। अच्छा, मैंने एक टेलीग्राम पे जुड़े सही बच्चे मेरे, टेलीग्राम पे मैंने फोटो डाला था ना। अभी अभी एक टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, उसमें पहला 2 मैच हो गए हैं, हमारी टीम अभी टेबल पे टॉप पे चल रही है, 2 में से 2 मैच जीते हम। बाकी हमारे ग्रुप में बाकी टीमें 2 में से 1 मैच जीती है, कोई 2 नहीं जीती है। तो सेकंड मैच में मैं खेला था, पहले में मैं था नहीं अवेलेबल, दूसरे हम गए, बढ़िया खेल रही थी टीम, 4 विकेट हमने ले लिए 3 ओवर के अंदर ही। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला एक शील्ड, एक बेस्ट बॉलर की, तो उसकी फोटो थी वो। खैर अब यहाँ पे आओ, जितने बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, उनका गलत है। जो कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, उनका भी गलत है। बेटा देखो, मैंने आपसे पूछा कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? तो आपको बोलना था कि सर वेलोसिटी में तो 2 चीजें होती हैं, स्पीड और डायरेक्शन। अब आपने कहा कि स्पीड तो कांस्टेंट है, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। अगर स्पीड कांस्टेंट है और साथ में डायरेक्शन भी अगर कांस्टेंट रही हो, भाई मान लो वस्तु एक ही स्पीड से अगर एक ही डायरेक्शन में भाग रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट ना हुई कि वस्तु कभी भाग रही है इधर को, कभी भाग रही इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। यानी अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो आपको बोलना चाहिए था कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। भाई स्पीड तो कांस्टेंट है, लगातार वस्तु एक ही स्पीड से भाग रही है। अब वस्तु एक ही स्पीड से भाग तो रही है, अब यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो डायरेक्शन के 2 केस हैं कि स्पीड तो कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन भी कांस्टेंट रही, मैं लगातार एक ही स्पीड से भाग रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन में, लगातार एक ही स्पीड से, तो यानी कि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है कि ना स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन बदले। लेकिन मैं एक ही स्पीड से भाग रहा हूं, लेकिन कभी मैं भाग रहा हूं ईस्ट में, कभी भाग रहा हूं मैं साउथ में, कभी मैं भाग रहा हूं वेस्ट में, कभी नॉर्थ में, तो बेटा फिर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि वेलोसिटी तभी कांस्टेंट कहलाएगी जब वस्तु एक ही स्पीड से एक ही दिशा में भाग रही हो, तभी ऐसा होगा। देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई, अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई ए है, ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, और बी भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में। देखो ये भी बेटा हर सेकंड 20 मीटर जा रहा है, ये भी हर सेकंड 20 मीटर जा रहा है। इन दोनों की स्पीड तो सेम है, दोनों की रफ्तार तो सेम है, स्पीड सेम है दोनों की, पर दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ईस्ट है, इसकी नॉर्थ है। ये 1 सेकंड के बाद 20 मीटर दूर मिलेगा, ये भी 1 सेकंड के बाद 20 मीटर दूर मिलेगा, लेकिन ये कहीं और मिलेगा, ये कहीं और मिलेगा। तो स्पीड का कांस्टेंट होना वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की शर्त नहीं है। तो किसी वस्तु का वेग नियत और नियत केवल और केवल और केवल तभी हो सकता है जब ना दिशा बदले ना ही उसकी डायरेक्शन बदले। स्पीड कांस्टेंट है तो आप बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट साहब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन का हमें पता नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं बदल रही होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन बदल रही होगी तो नहीं है। यहां पर लिखेंगे हम, पहले इंग्लिश में लिखो फिर हिंदी में लिखेंगे। इफ स्पीड of an object, if speed of an object is constant, then its velocity may or may not be constant। हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की चाल नियत है
यदि किसी वस्तु की चाल यदि किसी वस्तु की चाल नियत है तो उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी। तो उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर बेटा स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकते और नहीं भी। सारा गेम इस बात पर डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन सेम है कि बदल रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये ए और बी का अगर आप केस देखें तो इन दोनों की बेटा स्पीड तो सेम है, स्पीड सेम है इनकी, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर दूसरा मैं आपसे बोल दूं, ये कोई बेटा एक्स है, ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है नॉर्थ में और वाई भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में। तो बताओ इनकी वेलोसिटी, इनका वेग कांस्टेंट है कि नहीं है? मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है कि नहीं है? एक्स की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में, वाई की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में। दोनों का वेग समान है कि नहीं है? प्रजापति एक बार कमेंट करो भाई, बार बार नहीं करो। बिट्टू का सही आया एकदम। देखो बेटा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्स और वाई है, बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है आप सभी के। एक्स और वाई ये दोनों बेटा सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं, नॉर्थ में भाग रहे हैं, लेकिन एक की स्पीड है 10, एक की है कितनी 20। तो आप कहेंगे सर ना तो इनकी स्पीड सेम ही, इनकी तो स्पीड भी सेम नहीं है भाई। ये हर सेकंड 10 मीटर भाग रहा है, 20 मीटर भाग रहा है, इनकी स्पीड ही सेम नहीं है। अगर स्पीड सेम नहीं है तो वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी भाई। वेलोसिटी सेम कब मानी जाएगी? जब दोनों की ना तो स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन बदले। तो चलो यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम है भाई, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में भाग रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में भाग रहा है। दोनों भाग तो नॉर्थ में रहे हैं पर अलग अलग स्पीड से भाग रहे हैं। तो ना तो इनकी स्पीड सेम है ना इनकी वेलोसिटी सेम है। तो बहुत बार बच्चे करते हैं, जब वेलोसिटी के बारे में बार बार डायरेक्शन का जिक्र करते हैं ना, तो फिर वो स्पीड देखना भूल जाते हैं, खाली डायरेक्शन ही देख रहे होते हैं। भाई ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ, इसकी भी नॉर्थ है, पर दोनों की स्पीड तो अलग अलग है। ये 1 सेकंड के बाद मान लो कि नॉर्थ में, ये वाली डायरेक्शन मैंने नॉर्थ मान ली, ठीक है, 1 सेकंड के बाद 10 मीटर दूर मिलेगा, ये मिलेगा 20 मीटर दूर। बेटा इनकी तो स्पीड भी सेम नहीं ना इनकी वेलोसिटी। देखो दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम कब मानी जाएगी? अगर दोनों सेम ही स्पीड से भाग रहे हो और सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हो। तो यहां पर ए और बी की स्पीड सेम थी, ए की भी स्पीड बी की भी 20, दोनों की स्पीड सेम है, पर दोनों की वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ए और बी दोनों की चाल समान है पर वेग समान नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की ना तो चाल समान है ना ही इनके वेग समान है, क्योंकि वेग के लिए दोनों की स्पीड भी सेम होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ना तो स्पीड सेम ना ही वेलोसिटी वेग सेम। तो अगर मैं कह दूं कि मैं और मेरे साथ एक बच्चा, अगर हम दोनों भागना शुरू करें तो हम दोनों की वेलोसिटी सेम तभी मानी जाएगी तो जितनी स्पीड से मैं भाग रहा हूं उतनी स्पीड से साथ वाला बच्चा भी भागे, जिस डायरेक्शन में भाग रहा हूं उसी डायरेक्शन में वो भी भागे। तो हम दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में भागेंगे तभी हमारी वेलोसिटी सेम कहलाएगी। स्पीड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज बदल गई तो सारा गेम बदल जाएगा। ठीक है, अब मैं आप एक आध क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये करना बेटा क्वेश्चन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। तो यहां से लिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। ये एक्सेलरेशन वाला भी छोड़ देना क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो ए बी सी में से कोई सा एक आंसर है, ये करो।
अमृत, अंशु, रंजय, अंशु, करो बेटा ये। हम्म कुछ ऐसा मेरे पास में आ रहा है, देखो बेटा इसने आके डिस्टेंस टाइम का एक ग्राफ दे रखा है। अगर आप इस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखो, 2 पॉइंट ले लो, पहले पॉइंट से एक लाइन एक्स पे एक वाई पे। बेटा टाइम चेंज हो रहा है और चली गई दूरी भी चेंज हो रही है। 1 से 2 बज गए और चली गई दूरी भी चेंज हो गई, है ना। तो समय के साथ आपके द्वारा चली गई दूरी चेंज हो रही है। तो मान लो कि 1 बजे तक आप घर तक पे थे, 2 बजे स्कूल पहुंच गए, यानी कि आप मोशन में हैं। अब मोशन में है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है ये। तो बेटा ग्राफ किसका है? कांस्टेंट स्पीड का। आपकी स्पीड नहीं बदल रही, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। लेकिन बेटा साथ में से देखो उसने क्या लिख रखा है कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ना वो फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट है ही, साथ में बेटा आपकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, आपकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही। वो मुझे कहां से पता चला? यहां से, यानी एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में भाग रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही और उसकी स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो बेटा समय चेंज हो रहा है तो चली गई दूरी भी चेंज हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने कहा था कि अगर ग्राफ जो है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो या पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो, तो बेटा समय के साथ में अगर आपकी पोजीशन, आपके द्वारा चली गई दूरी चेंज हो रही है, यानी कि आप मोशन में है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यानी कि आप यूनिफॉर्म मोशन है, कॉन्स्टेंट स्पीड। तो बेटा ना आपकी स्पीड बदल रही ना ही आपकी डायरेक्शन बदल रही, यानी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर वो फिक्स डायरेक्शन यहां पर ना लिखता तो फिर तो मैं ये कहता कि भाई कॉन्स्टेंट स्पीड का ग्राफ है। भाई आप एक ही स्पीड से ऐसे तो भाग सकते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, आप एक ही स्पीड से सर्कल पे भी भाग सकते हैं। तो अब स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो यानी कि ग्राफ किसका बन गया? कांस्टेंट वेलोसिटी का, नियत वेग का ग्राफ है ये। हम्म, समझ में आया? देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई वेलोसिटी जो है, वेग जो है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं। अगर किसी वस्तु का मुझे वेग पता है तो मुझे उसकी स्पीड भी पता होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी। अब उसने कहा है, अब बेटा देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब उसकी स्पीड भी ना बदले, उसकी डायरेक्शन भी ना बदले। तो उस ग्राफ में कहा कि ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में भाग रहा है, इनकी डायरेक्शन तो उसकी चेंज नहीं हो रही, और ग्राफ से हमें पता चला कि उसकी स्पीड भी नहीं बदल रही। तो ना तो स्पीड बदल रही ना ही डायरेक्शन बदल रही है, यानी ऑब्जेक्ट किस में है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नियत वेग से चल रहा है। ये बात समझ में आई भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी शब्द का मैंने क्यों यूज किया? हम्म अमृत, अंशु बेटा बार बार कमेंट नहीं करना, एक एक है ना। अगर एक क्वेश्चन का बार बार कमेंट आएगा ना, पूरा कमेंट बॉक्स भर जाएगा एक ही बच्चे के कमेंट से। ठीक, आगे बढ़े। हम्म, अब बेटा मेरे सामने एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने एक्स, यहाँ पे लिखा मैंने वाई, यहाँ लिखा मैंने वेलोसिटी,
वेग, यहाँ लिखा मैंने टाइम, समय। ये ग्राफ बेटा हमें क्या जानकारी दे रहा है? टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक नहीं, उसमें सर्च में डालना टेलीग्राम पे अंकुर सर फिजिक्स। टेलीग्राम पे जाओगे ना तो सर्च में लिखोगे ना अंकुर सर फिजिक्स, लिखना बिना स्पेस दिए एक साथ, अंकुर सर फिजिक्स। तो 4-5 चैनल आएंगे मेरे नाम से, तो जिस चैनल में 20.4 हजार बच्चे होंगे उसे ज्वाइन कर लेना। 20.4 हैं इसमें, बाकी 1000-2000 वाले फर्जी हैं। ठीक है नील, यहाँ देखो ये बेटा फिर से हमें क्या करना है, 2 पॉइंट ले लो, एक लाइन एक्स पे, एक वाई पे, एक परपेंडिकुलर एक्स पे और एक पूरी वाई पे। तो आपने क्या देखा, समय तो बदल गया, वेलोसिटी नहीं बदल रही। 1 बजे वेलोसिटी वही थी, 2 बजे वही है, यानी जो ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। तो ग्राफ किसका है? कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग का, नियत वेग का है। ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग का ग्राफ देख रहे हो। सेम यही ग्राफ जब मैंने यहाँ पे लिखा था बेटा पोजीशन, यहाँ लिखा था टाइम, तो यही ग्राफ रेस्ट का था, विराम अवस्था का। क्यों? समय तो बदल रहा था लेकिन आपकी पोजीशन नहीं बदल रही थी। यही ग्राफ किसका था? विराम अवस्था का। जब मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड, यहाँ पे लिखा था मैंने टाइम, तो ये ग्राफ कांस्टेंट स्पीड का बन गया था कि समय तो बदल रहा है लेकिन स्पीड नहीं बदल रही, तो कांस्टेंट स्पीड का बन गया था। अब यही ग्राफ समय तो बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल रही, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का बन गया है। तो सेम ग्राफ वही लाइन खींची है बार बार, बस यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, उससे सारे के सारे मतलब बदल जाते हैं। तो समय के साथ स्पीड नहीं बदल रही तो कांस्टेंट स्पीड, समय के साथ में वेलोसिटी नहीं बदल रही तो कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब 100% हमें पता चल गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ना तो स्पीड बदल रही होगी ना ही डायरेक्शन बदल रही होगी, वस्तु एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में भाग रही होगी, है ना। इसके अलावा एक बात और देखेंगे, यहाँ पे भी हम लेटर लिखेंगे हम। अब एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी बस लिखते हैं हम बेटा। जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाला था कुल दूरी बटे कुल समय से, तो अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस को फॉर्मूले से टोटल टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी होती है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय। वेलोसिटी के लिए v, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने s बताया था, टाइम के लिए t। अब सब बच्चे 1 से 3 सेकंड के अंदर बताएंगे कि वेलोसिटी जो है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, ये अदिश राशि है कि सदिश। स्केलर में डालूं कि वेक्टर में डालूं इसे मैं? प्रजापति, निर्मल, बताओ भाई किस में डाला जाए इसे? वेलोसिटी को स्केलर में डाला जाए कि वेक्टर में? जय बसंत रंजय प्रजापति, समझ गए? देखो इसमें प्रजापति का गंदा आंसर आया, बाकी सबका ठीक, बाकी इसने ठीक कर दिया बेटा। अभी अगर आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन आप एक हल्का सा आइडिया तो यहाँ पे ले ही सकते थे। भाई वेलोसिटी में क्या होता है कि आपको स्पीड भी पता हो, डायरेक्शन भी, तो डायरेक्शन है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। हालांकि डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि 100% डायरेक्शन देखते ही आप मतलब मान लेना कि भाई वेक्टर होगी। जैसे मैंने करंट पढ़ाया तो करंट में डायरेक्शन तो होती है लेकिन तब भी वो स्केलर है। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में भौतिक काम की बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, उससे आपको 100% सही आंसर मिलेगा। मैंने कहा था बेटा किसी फॉर्मूले में
फिजिक्स में अगर एक चीज लिखी हो ऊपर, एक लिखी हो नीचे, या दोनों की दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो वो नोट्स बेटा मैंने नहीं बनाए, किसी बच्चे ने बना के भेजे थे, वही हमने अपलोड कर दिए हैं। तो वो तो कंप्लीट नोट्स बहुत पुराने बैच के हैं, जो कंप्लीट नोट्स पढ़े हैं ना, उनमें फोकस मत करना आप। जो आपको डेली क्लास में जब हम पढ़ाते हैं, जो पीएनजी मिलती है, वो आपके काम की है। वो बड़े पुराने, लगभग लगभग मान के चलो 2.5-3 साल पुराने किसी बैच के हैं। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेटेड चीजें पढ़ो आप। अब यहाँ देखो, तो बेटा मैंने कहा था किसी फॉर्मूले में एक चीज ऊपर हो एक नीचे हो, या दोनों मल्टीप्लाई में, उन्हें बड़े ध्यान से देखेंगे। बेटा डिस्प्लेसमेंट लिखा है, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम तीर का निशान बना देंगे। टाइम आपको बताया था कि स्केलर अदिश राशि है। तो क्या बोला था मैंने, किसी फॉर्मूले में दोनों अगर स्केलर क्वांटिटी हो, अदिश राशि जिसका फॉर्मूला हो स्केलर, दो में से अगर एक वेक्टर है जिसका फॉर्मूला हो वेक्टर बन जाएगा। तो बेटा वेलोसिटी जो है ना हमारी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है। ये तो एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है ये। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा, अगर आप इसकी एसआई यूनिट निकालो, इसका मात्रक निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो बेटा चाहे स्पीड लो चाहे वेलोसिटी लो, दोनों की एसआई यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो स्पीड जो है उसे मीटर पर सेकंड में नापते हैं, और वेलोसिटी को भी हम किस में नापते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड में। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। अच्छा, दूसरी चीज, बेटा वेलोसिटी वेक्टर है तो यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे एक बात मैंने जो आपको पहले बताई थी, फिर उसे देखो रिलेट करूंगा। अगर बेटा मैं यहाँ पर कोई एक, ये मान लो कोई पार्टिकल है एक्स, और इस पार्टिकल को हम फिक्स कर दें कि भाई साहब आपको केवल इस सीधी रेखा पे चलना है, इसके अलावा कहीं और दिखे तो मुर्गा बना के पिटाई होगी। इसने भाई साहब मैं मुर्गा क्यों बनूंगा, क्यों पिटाई कराऊंगा, मैं तो ठीक है स्ट्रेट लाइन पे चलूंगा। तो बेटा अगर मैं इस पार्टिकल को एक्स को यहाँ पे छोड़ के आया, और बिल्कुल इसे सख्त हिदायत दी गई है कि आपको केवल स्ट्रेट लाइन पे सरल रेखा पे चलना है, तो इसे केवल स्ट्रेट लाइन पे चलना हो तो इसके पास में तो केवल दो ही डायरेक्शन हो सकती है, तो ये वाली या फिर ये वाली। स्ट्रेट लाइन में तो दो ही दिशा होती है, तो आगे वाली या पीछे वाली। तो बेटा हम जनरली ये आगे वाली जो डायरेक्शन है हम ले लेते हैं पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन है हमारी, ताकि हम हमेशा ध्यान रखेंगे आगे वाली को पॉजिटिव लेना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन से हम लेते हैं नेगेटिव। तो मान लो कि भाई ये जो पार्टिकल है अगर ये इधर को भाग रहा हो 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसकी जो वेलोसिटी है वो +10 मीटर पर सेकंड है। और ये पार्टिकल इधर को भाग रहा है मान लो 15 मीटर पर सेकंड से, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इसकी जो वेलोसिटी है वो -15 मीटर पर सेकंड की है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे वेलोसिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर ये पार्टिकल केवल एक सीधी रेखा पे भाग रहा हो, तो बेटा आप इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव अगर कह रहे हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में भाग रहा है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव केवल आपको ये बता रही है। नहीं तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये इसकी वेलोसिटी है -15 मीटर पर सेकंड, सॉरी इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, अगर वेलोसिटी के साथ आपको प्लस और माइनस लिखा मिल रहा है तो डायरेक्शन के लिए है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लस वेलोसिटी है +10 उसकी -15, तो स्लो चल रहा है। बेटा फास्ट तो यही है, ये हर सेकंड 15 मीटर दूर जा रहा है, ये हर सेकंड 10 मीटर दूर जा रहा है। बस ये कहां जा रहा है, ये पूरब की तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ। तो मैंने पूरब को मान लो पॉजिटिव मान रखा है, पश्चिम को नेगेटिव। तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव जो है फिजिक्स में, वो ये डायरेक्शन बताने के लिए है ये यहाँ पे। तो वेग के साथ में अगर आपको प्लस माइनस लिखा मिले तो केवल आपको दिशा बता रहा है कि ये पार्टिकल हर सेकंड 10 मीटर दूर जा रहा है, किधर को, प्लस डायरेक्शन में। ये हर सेकंड 15 मीटर दूर जा रहा है माइनस डायरेक्शन में। तो फास्ट तो यही है कि आप माइनस देख के सोचो कि स्लो है ये, और ये स्लो है। बस ये इधर को भाग रहा है, इधर को भाग रहा है, इतना फर्क है। अब जैसे क्वेश्चन आया पेपर में, उसने कहा, मैं एग्जैक्ट देख लेता हूं क्या लिखा था उसमें। हम्म,
ऑप्शन लिखा बेटा ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी is given by -6 मीटर पर सेकेंड, then it is लिखा है पोजीशन, बी लिखा है डिस्टेंस दूरी, सी लिखा है स्पीड, डी लिखा है वेलोसिटी। इसने कहा बेटा कि यदि एक भौतिक राशि -6 मीटर पर सेकेंड हो तो भौतिक राशि क्या होगी। कह रहा है यदि एक भौतिक राशि -6 मीटर पर सेकेंड है, यदि एक भौतिक राशि -6 मीटर पर सेकेंड है तो वह होगी। बट अगर एक भौतिक राशि -6 मीटर पर सेकेंड है तो क्या है, तो लिख रखा कि पोजीशन, स्थिति, दूरी, चाल, वेग। तो आप क्या बताएंगे। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को -6 मीटर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट किया गया है तो क्या होगी। जय रंजय निर्मल, बहुत बड़े आंसर आया। मधुकर का पूरी क्लास में गलत है, बिट्टू का तो महागलत। बेटा सबसे पहले देखो, ये तो मैं अभी आपको जस्ट अभी चीजें पढ़ा रहा था, तो अभी तो आप गलती कर ही नहीं सकते। हाँ, अचानक से बीच में आ जाए कभी तो चलो गलत कर दो, समझ में भी आए। आप अभी गलत कर दे रहे हो 2 मिनट में ही। तो मुझे अच्छे बताओ, एक फिजिकल क्वांटिटी को मैंने लिखा -6 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बेटा इतने तो बुद्धि होनी चाहिए कि मीटर पर सेकंड जो होता है वो स्पीड या वेलोसिटी के लिए है, क्या लिया, वेग के लिए। तो यानी कि ए और बी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। भाई दूरी को हम किस में नापते हैं, केवल मीटर में। पोजीशन किसी वस्तु की कितनी है, आपके घर से कोई वस्तु 100 किलोमीटर दूर है तो उसकी पोजीशन 100 किलोमीटर दूर की है, तो ये तो मीटर में नापे जाते हैं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास में बचा भाई मीटर पर सेकंड जो है वो यूनिट देखो ना आप, तो मीटर पर सेकंड या तो स्पीड, चाल के लिए यूज होता है, वेग के लिए। अब बेटा यहाँ पे लिखा माइनस, अगर ये माइनस साइन लिखा है ना, तो बेटा वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम प्लस और माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन भाग रहा है तो प्लस और नेगेटिव भाग रहा है तो माइनस। तो बेटा अगर ये माइनस लगा दिया ना, ये वेलोसिटी है, वेग के लिए है ये। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपने -6 मीटर पर सेकंड बताई, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट हर सेकंड 6 मीटर दूर भागेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो वेलोसिटी के साथ है, स्पीड तो स्केलर अदिश राशि है, वहां तो डायरेक्शन होती नहीं है। ए क्यों बता रहे हो तुम लोग कि ये तो ए या डी। भैया आप ये देखो ना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे मैंने रिप्रेजेंट किया 10 घंटे से, तो ये क्वांटिटी क्या हो सकती है। ऑप्शन है आपके पास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम। एक भौतिक राशि को मैंने कहा कि 10 घंटा, तो क्या होगी ये। तो मूर्ख से मूर्ख बच्चा बता देगा कि भाई अगर किसी भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को आप करें 10 आवर्स, 10 घंटे, तो घंटा तो समय के लिए यूज होता है। ये कभी आपने टाइम जो है वो दूरी के लिए थोड़े ना, दूरी तो मीटर में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में नापते हैं, यानी कि टाइम के लिए होगा ये। देखो फिजिकल क्वांटिटी को मैंने लिखा कि 10 आवर्स, तो 10 घंटे, तो वो टाइम है 100%। ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है -6 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड है तो स्पीड के लिए है, वेलोसिटी के लिए है। लेकिन माइनस लगा देने की हम डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं, तो वेलोसिटी में होती है डायरेक्शन। तो
तो छोटी छोटी चीजें भी कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो बहुत गलत बात है भाई, कैसे गलत कर रहे हो तुम्हें? इसका तो बहुत तगड़ा दंड मिलना चाहिए तुम्हें। चलो एक क्वेश्चन ये करो। एक बटा सर्कल है ये, इस सर्कल के रेडियस है 21 मीटर। यहां से एक ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया। यहां पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल find average speed and average velocity of particle after one complete round. Find average speed and average velocity of particle after one complete round. तो बेटा वन कंप्लीट राउंड के बाद में आपको इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। और टाइम टेकन जो है वन राउंड का वो है टाइम टेकन, एक राउंड पूरा होने में टाइम लग रहा है, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट राउंड जो है वो है 10 सेकंड। तो बेटा एक पार्टिकल जो है 21 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर घूम रहा है, तो आपको औसत चाल औसत वेग बताना है एक पूर्ण चक्कर के बाद। तो एक पूर्ण चक्कर जहां से आपने लगाना शुरू किया, मान लो कोई पार्टिकल है ओ, तो इसने एक पूरा चक्कर लगाया, तो एक पूर्ण चक्कर के बाद में आपको इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। और एक चक्कर पूर्ण करने में इसे जो समय लगता है वो है 10 सेकंड का। अनिल का एक आंसर आया सबसे पहले हमारे पास। हम्म अरुण आकाश कुछ आंसर आ रहे हैं। देखो बेटा जब आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो एक कंप्लीट राउंड में कितनी दूरी चलेंगे आप, 2 पाई आर के बराबर, नीचे लिखा है समय। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना 21, टाइम कितना लगा 10, 7 14 7 21, तो 3 दूनी 6, तो 22 गुणा 6 बटे 10, तो 6 दूनी 12, आंसर 6 13 बटे 10, यानी कि एवरेज स्पीड तो सबकी ठीक है, 13.2 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड आ गई। अच्छा एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक कंप्लीट राउंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी बेटा 0 है। एवरेज स्पीड कितनी 13 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी औसत वेग कितना 0। तो 26.4 जिसका है उसका गलत है, 1320 जिसका आया उसका गलत है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में थोड़ा सा और बता के हम करेंगे एक्सेलरेशन त्वरण। तो जब एक्सेलरेशन भी हो जाएगा राजपाल, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा है सिलेबस कब तक पूरा होगा, तो ये फालतू बीच में कमेंटबाजी नहीं करनी, टाइम खराब करने वाली। तो एक बार एक्सेलरेशन भी जब हम पढ़ लेंगे, फिर हम आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण पे,
तो वहां से हम बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करने के लायक हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो मिलते हैं कल। बाय, थैंक यू एवरीबॉडी।